गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 106 और फ्रेंड्स ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट 2 होने वाला है। फ्रेंड्स अब तक आपने देखा किस तरीके से हमने एडवांस मैथ में 3 टॉपिक्स कवर कर लिए, जिसमें सबसे पहले हमने ज्योमेट्री कवर किया, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर किया और फ्रेंड्स अब हम मेंसुरेशन भी कवर कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से लास्ट क्लास में हमने लिटरल्स का कॉन्सेप्ट देखा, जिसमें फ्रेंड्स उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमने चेक किया। ठीक है, इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी और बचती है फ्रेंड्स, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम फिर आगे देखेंगे कि हम क्या पढ़ते हैं। फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। मेरा पूरा विश्वास है फ्रेंड्स कि आप मोर देन 99% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इन केस अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो फ्रेंड्स आप बुक के सॉल्यूशंस को भी रेफर कर सकते हैं। उसका रीजन है फ्रेंड्स की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बनी चुकी है। मान लीजिए थोड़ी मोड़ी कहीं कमी हो रही होगी तो आप ऑटोमेटिकली उसको समझ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि आप कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मेरा पूरा विश्वास है फ्रेंड्स कि आप ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस, स्पीड प्लस एक्यूरेसी तीनों चीज़ इंप्रूव होने लग जाएगी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए लिटरल्स के बाद एक चीज़ आपको समझना था, मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कहीं कहीं पे ऐसा लिखा रहता है, ठीक है, x रेज़ टू पावर n। तो इसमें कौन सी चीज़ क्या होती है ये बहुत कम लोग बताते हैं, बहुत कम लोग जानते भी हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम 3 प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बोल सकते हैं x रेज़्ड टू द पावर n। ठीक है, उसके बाद x टू द पावर n भी बोला जाता है, पावर n। ठीक है, और x पावर n भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसको जो कन्वीनियंट लगता है वो चीज़ वो बोलता है। अब फ्रेंड्स देखिए ये तो इस पूरे को रीड करने का एक तरीका होगा इसको, ठीक है, जो हम 3 तरीके से इसको बोल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसमें पर्टिकुलरली एक एक टर्म क्या डिनोट करती है, जैसे मान लीजिए n क्या बताता है। मान लीजिए आपसे कभी कोई पूछ ले, सिर्फ ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और दूसरी बात एक एग्जैक्ट वे आपको रीड करना आएगा तो आपके लिए ज़्यादा ही अच्छा होगा, खराब नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स n को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट और इंडेक्स। ठीक है, और फ्रेंड्स इसको क्या बोलते हैं, x को बोलते हैं बेस, और टोटल को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि एक छोटी सी चीज़ में कितनी सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मतलब रीड करने में भी बहुत से स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। दूसरी बात है फ्रेंड्स कि एक आपने देखा होगा, हो सकता है मैंने बताया भी हो, मुझे मतलब अभी थोड़ा सा श्योर नहीं तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक बार छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार आपको और डिस्कस कर दूं। ठीक है, मान लीजिए आपको कहीं पे ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे x डिवाइडेड बाय 0, तो इसको आप कैसे कैसे लिख सकते हैं। पहले एक तो आप इसको ये लिख सकते हैं x इंटू 1/0। ठीक है, x बाई 0 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा इसको जो हम लिखते हैं वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। तो इतना और बचा था फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए। ये मैंने सिर्फ इसलिए समझाया है कि अगर कहीं आपसे पूछ ले, आपको रीड करना ना है, तो एग्जैक्टली आप इस तरीके, क्योंकि मैंने कहा है फ्रेंड्स कि अलजेब्रा अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो सब जगह कवर होता है। आपने अर्थमेटिक में भी देखिए इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है,
प्लस जितने अभी मैंने मतलब आपसे लेक्चर लिए, कहीं ना कहीं उसमें कुछ इक्वेशंस का खेल रहता ही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए समझना जरूरी था। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले कांस्टेंट पढ़ेंगे, फिर वेरिएबल्स पढ़ेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए कांस्टेंट क्या होता है फ्रेंड्स, आपसे मान लीजिए पूछा जाए कहीं कि कांस्टेंट क्या होता है, तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं सिंबल which has fixed वैल्यू। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो सकता है, देखिए फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए। तो इसके एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए 2 है, ठीक है, 3 है, -5 है, -7 है, ठीक है, 3/4 है, -5/7 है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एक्सेट्रा में फ्रेंड्स देखिए, अभी अभी हमने मेंसुरेशन फिनिश किया, तो एक चीज़ और समझिए। मान लीजिए जैसे 22/7 है, आप जानते हैं किसकी वैल्यू, पाई की, तो पाई भी तो एक सिंबल ही हुआ। ठीक है, तो इसके आगे लिख लीजिए एक्सेट्रा, मतलब ये सारी एक फिक्स्ड वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल क्या होता है, देखिए वेरिएबल में होता है फ्रेंड्स अ सिंबल which has different numerical values। ठीक है, अ सिंबल विच हैज फिक्स्ड वैल्यूज, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज को लिख लीजिए आप, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अब फ्रेंड्स सिंबल क्या क्या होते हैं, देखिए जैसे आपने फ्रेंड्स एरिया का फॉर्मूला देखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, आप ये जानते हैं फ्रेंड्स कि ये डिपेंड किस पे करता है, इन दोनों पे, मतलब कि जितना लेंथ में चेंज करेंगे, ब्रेथ में चेंज करेंगे, उतना ही एरिया में चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें से क्या है, देखिए ये जो लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये दोनों हैं क्या क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे, क्योंकि ये वेरी कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आप लिखते हैं 2πr, तो ये क्या है, ये टर्म क्या है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए पाई भी एक फिक्स्ड वैल्यू है और मैंने आपको कहा है 2 भी फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो r जो है फ्रेंड्स, r डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, सरकमफ्रेंस पे, मतलब सरकमफ्रेंस जो होगा, सरकमफ्रेंस उतना ही बढ़ेगा घटेगा जितना कि रेडियस बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, तो आप इससे ये भी लिख सकते हैं एक प्रॉपर्टी की, मतलब ये हो गया वेरिएबल के लिए। ठीक है, कि सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल डिपेंड ऑन रेडियस। अब फ्रेंड्स देखिए एक छोटा सा बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए एक कोई बच्चा है, ठीक है, उसने कुछ मैंगोस खरीदे, मैंगो एक मैंगो की कीमत है, 1 मैंगो की कीमत है 10 रुपीज़। ठीक है, और उसने खरीदे कितने, मान लीजिए n नंबर ऑफ मैंगो। ठीक है, तो टोटल प्राइस जो आएगा वो कैसे आएगा, 10 × n। ठीक है, यहाँ n क्या है, n नंबर ऑफ मैंगोज है, तो n = आप क्या क्या रख सकते हैं, देखिए n = 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, अप टू इन्फिनिटी कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि n एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल है।
और फ्रेंड्स n अगर एक वेरिएबल है तो n की वैल्यू डायरेक्टली किससे, मैंगोज के प्राइस से, मतलब मैंगोज के प्राइस को बताएगी कि कितना है। ठीक है, जैसे आपने 10 मैंगो एक मैंगो की प्राइस 10 रुपये है, एन नंबर आप चाहे एक खरीदें चाहे दो खरीदें, उतने की टोटल प्राइस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी। अब फ्रेंड्स देखिए, ये आप समझ गए, इसमें बहुत एक अच्छा और कॉन्सेप्ट है। ये तो आपने समझ लिया कि कौन सा कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें 10 कांस्टेंट है, n वेरिएबल है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी का हम एग्जांपल ले लें, आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे फ्रेंड्स, देखिए कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, ये भी एक वेरिएबल ही कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए मान लीजिए इसी में ऐसे ना करके x + 5 लिखा हो, या 5 - x लिखा हो, या मान लीजिए और डिवीज़न में भी कोई टर्म हो। ठीक है, मान लीजिए x/5 हो और 5/x हो, तो ये क्या कहलाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वेरिएबल के साथ कांस्टेंट अटैच है ना, तो ये सारे भी वेरिएबल ही कहलाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या चीज़ बताई है। तो प्रॉपर्टी लिख लीजिए यहाँ, प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से। देखिए फ्रेंड्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे सबसे पहले। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि अगर आप एक मतलब डिफ्रेंशिएट करके समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। उसके भी पहले फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा और छोटा कर दें। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एक लाइन, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड लिटरल्स। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड लिटरल्स in ऑपरेशन। ठीक है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड लिटरल्स इन ऑपरेशन। मतलब देखिए क्या है, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ ऐसे 7x। ठीक है, तो टर्म्स कितनी हैं, टर्म्स फ्रेंड्स 7x है। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो फ्रेंड्स देखिए आपको मैंने बताया था ये कंसीडर एक होगा। ठीक है, तो 7x आपने लिखा तो ये क्या होगा, ये एक ही कंसीडर होगा। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ अभी आपको। देखिए मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल के तहत, इसी में थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख लीजिए इधर। ठीक है, बहुत हेल्पफुल होने वाला ही। देखिए मान लीजिए ये 7 है, ये x है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये वेरिएबल है, और टोटल में ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, मतलब 7x एक वेरिएबल है, ये समझ गए आप। अब फ्रेंड्स देख लीजिए, मान लीजिए इसी को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दें 7x² y³। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो ओवरऑल क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, और वेरिएबल होने की वजह से ये टर्म्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो टर्म तो एक ही कहलाएगी ना ये, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तीनों। ठीक है, ये आप समझ गए। अब फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए इसी के बदले 7x के बदले होता 7x + 2y,
तो टर्म्स कितनी होती, टर्म्स 2 होती, कौन कौन सी, 7x और 2y, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती, तो देखिए ये एक टर्म हो गई, ये 2 टर्म हो गई, ठीक है। और अटैच किससे, प्लस से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स ना, यहाँ एक थी, देखिए ये कितनी है, 2 हो गई। अब फ्रेंड्स इसी में थोड़ा सा और चेंज ले आते हैं। मान लीजिए ये आपके पास लिखा हुआ है 3 + 2x + 4x² और -x² लिख लीजिए, ठीक है। इससे आपको साइन को भी समझने में आसानी होगी। तो देखिए इसमें टर्म्स कितनी है, 3 है, कौन कौन सी, 3, 2x, ठीक है, -4x², ये 3 टर्म्स हो गई। अब फ्रेंड्स नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये जैसे एक टर्म की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए ये क्या है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है। एक और केस देखते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए इसी में ऐसे दिया हुआ है 3/4 + 2x + x² - x³, ठीक है। मान लीजिए ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है हमको। तो इसमें टर्म्स कौन कौन सी हैं, टर्म्स देखिए 3/4 एक टर्म है, ठीक है, 2x एक टर्म है, x² एक टर्म है, -x³ एक टर्म है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 हुई। अब फ्रेंड्स यहाँ से एक रिजल्ट आप जनरेट कर सकते हैं, क्या, देखिए आप देखिए यहाँ से डिवीजन देख सकते हैं, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ जान गए फ्रेंड्स कि अगर हमें टर्म्स काउंट करनी है तो टर्म्स काउंट किस बेसिस पे होती हैं, टर्म्स काउंट सिर्फ 2 साइन के बेसिस पे होती है। मतलब कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए ये है, प्लस है, यहाँ एक टर्म लिखो, ये माइनस है, फिर ये मान लीजिए कोई टर्म लिखो, फिर यहाँ प्लस है, ऐसे। लेकिन आपने यहाँ पे ये जान लिया फ्रेंड्स कि देखिए ये एक टर्म गिना जाएगा, 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 ठीक है। ये आपने समझ लिया। आप ये भी समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि डिवीजन करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कांस्टेंट का या मान लीजिए दोनों लेटरल्स का, तो फ्रेंड्स उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टर्म्स में काउंट नहीं होता, ठीक है। मतलब ये टोटल क्या है, ये टोटल एक ही तो टर्म कंसीडर हो रही है, ये भी टोटल एक ही टर्म कंसीडर हो रही है, ठीक है। ओनली टर्म्स हम डिटरमाइन करते हैं जिनके बीच में प्लस माइनस इस टाइप के सिंबल होते हैं, ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन के थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। और इंडिविजुअली फ्रेंड्स जो ये होते हैं इनको हम टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपने सीख लिया इस केस से। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स, उसको भी समझना हमें बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स हेडिंग डालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स मतलब देखिए टर्म्स आप जान गए कि इनको कहते हैं, मैंने बताया ना प्लस माइनस से जो भी इंडिविजुअली बनती हैं फ्रेंड्स, वेरिएबल और कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन से वो टर्म्स कहलाती है, ठीक है, इतना आप समझ गए। अब फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है 3/4 + 2x प्लस मान लीजिए 7x² दे रखा है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट आप कैसे पता लगाते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। एक तो ये सिंपल वे बताऊंगा, प्लस एक और तरीका होता है, देखिए क्या, वो भी मैं लिख के बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए आपसे इसमें पूछे कि कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, इसको -7 कर लीजिए फ्रेंड्स, तो आपको आसानी होगी, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तो आप लिख सकते हैं बहुत इजीली कि -7 है, ठीक है। मान लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, ठीक है, तो वो क्या है, वो 2 है, ठीक है। और कांस्टेंट क्या है इसमें, कांस्टेंट, अभी इसकी डेफिनेशन लिखेंगे फ्रेंड्स। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट 3/4 है, ठीक है, ये आप समझिए। अब फ्रेंड्स देखिए एक एक्सप्रेशन और लिखता हूं मैं आपके सामने, ठीक है, उसका बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो सिंपल हो गया, उसको समझना बहुत जरूरी, ठीक है। देखिए 4xy + 15x² + 17, ठीक है, मान लीजिए ये एक एक्सप्रेशन है।
अब फ्रेंड्स आप सोचेंगे कि यार ये तो ऐसे दिया हुआ है, एक ही वेरिएबल में है, ठीक है, इसमें दो वेरिएबल दे रखे हैं, तो आप करेंगे क्या फ्रेंड्स? देखिए, मान लीजिए आपसे कहे कि कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y मतलब ये क्या है, ये 4x कहलाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसी को फिर से एक बार पूछे, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो आप क्या कहेंगे? 4y, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए यहां पे कहे आपसे कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, y, ठीक है, या मान लीजिए इसको y ना करके आप इसको y क्यूब कर दीजिए, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ y क्यूब मान लीजिए आपसे कह दें y क्यूब, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 15x स्क्वायर। अब फ्रेंड्स आपसे और कह दे कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? 15y क्यूब। और इसी में फ्रेंड्स अगर आपसे कह दे कांस्टेंट क्या है, ठीक है, कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट है 17। तो फ्रेंड्स होता क्या है ना कि आपको आप देखेंगे कि टीचर्स बहुत अच्छा बताते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स पता लगे एक एक्सप्रेशन ले लिया, उसी से सब कुछ डिफाइन कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों एक्सप्रेशन नहीं कवर करते। तो फ्रेंड्स अब जैसे आपने ये भी समझ लिया, ये भी समझ लिया, अब मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होती है? एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म, देखिए, एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म, टर्म मतलब क्या है फ्रेंड्स? मैंने आपको बताया था ना, देखिए ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, ठीक है, तो 3 टर्म हो गई। तो एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म, ठीक है, इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए एनी फैक्टर, मान लीजिए ये एक टर्म है, ठीक है, इसका कोई फैक्टर मिल जाए हमको, फैक्टर मतलब जिससे ये भाग जाए या जिससे मतलब डिवाइड हो फ्रेंड्स, कंप्लीटली या पार्शली, जो भी मतलब इसको एक बार काटे कम से कम, तो वो क्या कहलाएगा? वो कोफिशिएंट कहलाएगा ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर, ठीक है। ये हो गई फ्रेंड्स आपको समझने के लिए टोटल डेफिनेशन, ठीक है। फैक्टर ऑफ द टर्म लिख लीजिए अब, सही, अब ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन हो गई। एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर ऑफ द टर्म, ठीक है। कोई भी फ्रेंड्स फैक्टर हो किसी टर्म का, ठीक है, या फ्रेंड्स उसके बाद क्या दे रखा है? ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर ऑफ द टर्म, या रिमेनिंग फैक्टर ऑफ द टर्म हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कोएफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। तो होपफुली फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अभी टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमको पढ़ना है, जिसमें फ्रेंड्स हम मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ तक पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप ये समझ गए हैं तो लेक्चर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।